कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे तो आपके दिमाग में क्या था? मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुम मुझे राहुल कहला रही हो। मुखिया बन जाओ। नहीं क्यों तो नहीं? पहले मेरी बात सुन लो आप। बिहार में बेरोजगार होने की वजह से मतलब बाहर जाना पड़ रहा है उनको। बिहार में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंपनीज क्यों नहीं आती? क्या लगता है आपको? कारण क्या है इसका? कारण क्या कि सरकार नहीं देती है ना। कॉलेजेस में वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे तो रेप इतनी होती है, 6 महीने जेल हुआ उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसको, फिर तो वही करेगा ना वो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की तरक्की पर। राहुल गांधी बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जिनके बाप दादा ने इस मुल्क पर तकरीबन 40 से 50 साल हुकूमत की, जिनके सरकार हिंदुस्तान में रही, वो आज दूसरों की खामियां गिनवा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, यहाँ कंपनियां क्यों नहीं आए। तो आइए पहले उनकी बात को सुनते हैं, उसके बाद हम उस हकीकत पर बात करेंगे। बताओ क्या हो रहा है? हम एक्चुअली में राहुल हमारी बातचीत इस बार के इलेक्शन में हम फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ ही हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और हम यहाँ पे हमारी जो इस इलेक्शन से इस बार की जो हमारी फर्स्ट वोट है उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो उम्मीदें हैं, जैसे बेसिकली एजुकेशन, सेफ्टी, जॉब, इक्वल राइट्स, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बताओ कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। वेरी मच एक्साइटेड से। हाँ, वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा, तो आपका प्लान क्या है वोट छोड़कर? पढ़ाई क्या हो रही है? कैसी चल रही है? पढ़ाई तो खत्म ही हो गई। खत्म हो गई। जैसे कि 10th पास करके मेरे घर से मतलब कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा। मतलब वहाँ तक मैं जा नहीं पाती हूँ और मम्मी पापा भी घर से अलाउड नहीं करते हैं, इस वजह से कि हमारे यहाँ मर्डर बहुत ज़्यादा होता है, दिन दहाड़े मार देते हैं। लड़का जब सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? इस वजह से मेरी मम्मी पापा मतलब। बट आप जाना चाहती थी यूनिवर्सिटी या नहीं? जाना चाहती थी, लेकिन इस डर के वजह से नहीं जाती थी। तो आपको डर लगता है बाहर जाने से? बहुत डर लगता है। आप सबको लगता है डर बाहर जाने से? डर तो सबको लगता है ना। बसेस में, ट्रेन्स में, एवरीवेयर लोग तंग करते हैं आपको? बहुत सारे लोग तंग करते हैं। कैसे क्या करते हैं? पासिंग बाय आवर साइड और वो टच कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और मतलब वो कुछ घूरते हैं, कुछ खराब एक्शंस कर देते हैं, कुछ कमेंट पास कर देते हैं। तो सबके साथ होता है। बहुत जैसे कि तो आप बाहर जाती हैं तो आप अनकंफर्टेबल रहती हैं? हाँ, मतलब कंफर्टेबली आप कहीं नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। आप बिहार के बाहर गई हैं? बिहार के बाहर मतलब कब गई? कहाँ गई आप? मैं बनारस BHU में पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। एक बार मैं पंजाब गई थी, वहाँ पे मतलब मुझे मतलब भाई के साथ जाना पड़ा तो मैं गई थी। तो वहाँ पे क्या भाई वहाँ काम करता है? हाँ, भाई वहाँ काम करता है। मेरे हस्बैंड भी मैरिज हूँ। हाँ। तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम क्या करते हैं? राइस मिल के सुपरवाइजर है। अच्छा, हस्बैंड और भाई दोनों? हाँ, भाई दोनों राइस मिल में काम करते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब बिहार में बेरोजगार होने की वजह से मतलब बाहर जाना पड़ रहा है उनको। मतलब पंजाब में बहुत सारी कंपनीज है और बिहार में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंपनीज क्यों नहीं आती? क्या लगता है आपको? कारण क्या है इसका? कारण क्या कि सरकार नहीं देती है ना। राहुल, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इशू हेल्थ के सेक्टर में भी है लड़कियों के लिए, जो कि मुझे इस काफी इलेक्शन अच्छा लग रहा है। तुम मुझे राहुल कहला रही हो। अच्छा लग रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक मेजर इशू है जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट आए, कि हम हमारे हेल्थ सेक्टर में काम हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो एज अ विमेन हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस भी छूट जाते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स या वॉशरूम जो स्कूल कॉलेजेस में हैं वो साफ़ नहीं होते, वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। बाहर निकलते हैं तो पब्लिक वॉशरूम नहीं होते हैं। जैसे हमारी वो साथी हैं, वो पैदल जाती हैं कॉलेज और उनको फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास। मैं 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मैं कॉलेज जाती हूँ और रोड पे कोई सुविधा नहीं है। बस है लेकिन इस पर चढ़ते नहीं कि लड़का लोग छिड़खानी करते हैं और रोड पे टॉयलेट नहीं है कि इसमें मैं जा सकूँ। ये रोड पे लाइट नहीं है, अंधेरे है और पुलिस की गाड़ी उड़ी नहीं मैं देखती हूँ कि उसको मैं अपना दुख जो बता सकूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये सारी हमको रोड पे बॉल चाहिए, लड़की लोग के लिए गाड़ी फ्री बस चाहिए कि लड़की लोग जा सके, आ सके, पढ़ सके। और टॉयलेट चाहिए हमको रोड साइड में कि कोई भी लड़की आए तो दिक्कत उसको नहीं हो, जा सके। मैं उसी को वोट दूंगी कि हमको सारे समस्या को
हल करें। मतलब मेजर इश्यूज जो है कि मतलब एटलीस्ट पब्लिक वॉशरूम तो हम एक्सेस कर सके। फॉर मेन इट्स वेरी इजी कि वो कहीं भी उनके लिए हो जाती है, बट हम एज एन फीमेल ये फेस करते हैं ना कि हम कहीं जा रहे, कुछ बहुत इमरजेंसी है, वी आर सर्चिंग फॉर समवेयर कि कुछ होटल्स कुछ मिल जाए, जो कि वहाँ भी बेसिकली बड़े होटल्स अलाउड नहीं करते। हम उस सिचुएशन में बहुत बुरे फंस जाते हैं। अगर कभी हमें पीरियड्स आ रहे हैं, इन रास्ते अगर हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें भाग के घर आना पड़ता है। बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें हो रही हैं जो, और एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा तो हमारे लिए इशू यही है ना कि हमें कॉलेजेस में वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, सैनिटरी पैड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बिहार गवर्नमेंट ये कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं, या फिर कुछ चार्ज बहुत मिनिमम प्राइस में, वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। वो बस कहने तक की स्कीम में वो बात रह गई है। मुझे लगता है चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, और उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो मतलब लाखों रुपए तो दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते। तो वो फंस जाते हैं बीच में। तो मुझे लगता है कि जो हाई क्वालिटी सरकारी एजुकेशन है, हाई क्वालिटी सरकारी अस्पतालें हैं, उन पे भी फोकस होना चाहिए। कोई बीमार हो जाता है, खेती करता है, वो 4, 5, 7, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हार्ट का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर हो जाए, कैसे लाएगा? वो ला ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो आंसर सरकारी अस्पताल है, और कोई आंसर ही नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं तो बहुत ऐसे बेकार क्वालिटी है। ऐसा बोलते हैं कि जांच तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट से दवा लेकर आ रहा। इस सरकारी हॉस्पिटल का किस काम का है? जो मतलब मुझे दवा भी प्राइवेट से खरीद के लेना पड़ता है, सिर्फ वो देख रहा है मुझे, वही है। और उसके बाद दवा या जांच हो, जैसे कि खून जांच हो, एक्सरे हो, ऐसे ही मतलब ये सब प्राइवेट से करवाना पड़ता है। तो क्या कि बिहार एजुकेशन के मामले में अब भी बहुत पीछे है, खास करके बिहार की लड़कियां बहुत पीछे हैं। और कहीं ना कहीं इशू ये है कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और कहीं बाहर जाके करना हो तो फैमिली अलाउ नहीं करते हैं। अगर वो चीज़, वो सुविधा अगर हमारे गांव में हो, हमारे गांव में अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम कर पाएंगे, हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें वो उम्मीद होती है, चाहत होती है कि हम कुछ करें, पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जिस वजह से हम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं। जो मतलब थोड़ा अमीर है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं। सरकारी बनी किस लिए, मतलब उसमें तो हम सब लोग जाते पढ़ने ना, तो अमीर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और जो गरीब लोग हैं वो जाते हैं सरकारी में। कैसे पास होगा? तो आप देखते हो कि भाई ये अमीर लोग हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, हाँ, सब कुछ मिल और रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब आपको खराब लगता है या आप इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्या है? बहुत खराब लगता है। यहाँ पे तो रेप इतनी होती है, रेप में भी मतलब कोई केसेस मतलब ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं। जैसे कि मतलब 6 महीने जेल हुआ, साल भर जेल हुई, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसको, फिर तो वही करेगा ना वो। नाजरीन, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 से 60 साल तक हुकूमत की। इतने लंबे वक्त के बावजूद बिहार तरक्की के दौर में पीछे रह गया। सबसे बड़ी खामी ये रही कि बिहार में सनातकारी नहीं हुई, फैक्ट्रियाँ नहीं लगे, रोजगार के मौके पैदा नहीं हुए। नतीजा ये निकला कि बिहार का नौजवान आज भी मजदूरी के लिए अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब और दूसरे मुल्क पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। करप्शन और खानदानी परिस्थिति ने बिहार को खोखला कर दिया। तरक्की के पैसे लीडरों और अफसरों के जेब में चले गए, आवाम तक कुछ ना पहुंचा। तालीम पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। स्कूल कॉलेज तो खुले, मगर वहाँ असातिज़ा ना थे, अच्छे तालीम ना थे। आज भी बिहार के बच्चे मीलों पैदल चलते, मीलों पैदल चलकर पढ़ने जाते हैं। ना उनके बस के इंतज़ाम है, ना कोई अच्छी मयार की तालीम है जिसके वजह से वो आगे बढ़ सके। ज़राअत के नाम पर बिहार को उलझाए रखा गया। किसान को ना सही औजार मिले, ना मंडी की सहूलत, सड़कें, बिजली, अस्पताल जैसे बुनियादी ज़रूरतें तक नज़रअंदाज कर दिए गए। अस्पतालों का हाल यह है कि अगर कोई मरीज़ जाए तो वहाँ सिर्फ बीमारी का नाम बताया जाता है, इलाज और दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। जराइम का आलम यह है कि आए दिन कत्ल और रेप के वाक़यात होते रहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि रेपिस्ट 6 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाते हैं। क्या ऐसे माहौल में हमारी बहन बेटियां महफूज रह सकते हैं? दोस्तों, ये सब खामियां हैं जिनकी वजह से बिहार आज भी बेरोजगारी, गुर्बत और पसमानदगी का शिकार है।
लेकिन अब वक्त आ गया है कि बिहार के अवाम अपने हुकूक के लिए खड़े हो और एक नई क़ियादत को मौका दे। हमें एक ऐसी लीडर की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हो, जो अवाम का दर्द समझते हो, जो जानते हो कि गरीब की मजबूरी क्या है, और वो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब। नाज़रीन, एक अनपढ़ और नालायक हुकूमतें मुल्क व बिहार का भला नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है। एक ऐसे पढ़े लिखे, ईमानदार और बासलाहियत लीडर को आजमाना चाहिए। ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो बिहार के हालात बदल सकते हैं, जो तालीम भी ला सकते हैं, अस्पताल भी बना सकते हैं, रोज़गार भी मुहैया कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर बिहार के नौजवान को एक रोशन मुस्तकबिल दे सकते हैं। लिहाजा मैं बिहार के हर शहरी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस बार अपना कीमती वोट सोच समझ कर डालें। आइए एक मौका असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे, इंशाअल्लाह वो बिहार का मुस्तकबिल मुकद्दर बदल देगा। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे या नहीं, ये भी कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें।